नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने देख लिया था। और जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, इसमें हमने इंडियन क्रॉप्स के बारे में स्टार्ट किया था। जो 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो इसी क्रम में जो हमारी लास्ट क्लास थी वो यहाँ तक हो पाई थी कि पूसा सुगंधा 5 जो है वो किस क्रॉप की जो एरोमेटिक वैरायटी है। तो पूसा सुगंधा 5 जो है वो एक बासमती राइस की वैरायटी है। दोस्तों, जो बासमती राइस होता है उसी में ही एरोमेटिक क्वालिटी पाई जाती है। तो कोई भी साइंटिफिक नेम जिसमें सुगंधा लगा होता है वो मोस्टली 99% केस में रिलेटेड होता है राइस से। उसके बाद है बरानी डीप क्या है दोस्तों? बरानी डीप जो है इज अ वैरायटी ऑफ पैडी की, यानी धान की एक वैरायटी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो बासमती राइस है उसकी हाइब्रिड वैरायटी का क्या नाम है? तो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस इज पूसा RH10। दोस्तों, यहाँ पे जो RH है, R का मतलब राइस एंड H मतलब हाइब्रिड। सो RH इज़ द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। उसके बाद UPPCS का एक क्वेश्चन है जो RO में भी आ चुका है। द प्रॉपर सीड रेट फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस को अगर हमें ट्रांसप्लांट करना है तो सीड रेट क्या होना चाहिए दोस्तों? वो जो पर हेक्टेयर है वो 15 से 20 kg तक का ही होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर तरीके से ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि पंजाब इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस। पंजाब इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो ये हम जानते हैं कि पंजाब में और हरियाणा में वीट और राइस का प्रोडक्शन अच्छा होता है, पर वहाँ पे कंजप्शन उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर वहाँ पे लार्ज हैं और मार्केट में एक्सपोर्ट करने के पर्पज़ के लिए वहाँ पे ग्रो किया जाता है। सो असर्शन इज करेक्ट, यानी ए इज करेक्ट दैट पंजाब इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ राइस। बट द रीजनिंग क्या है दोस्तों? यहाँ पे रीजनिंग है कि द स्टेट लीड्स इन राइस प्रोडक्शन। कहा कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उसमें या जो पंजाब स्टेट है वो राइस के प्रोडक्शन में लीड करता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आगे हम देखेंगे भी कि जैसे हमने देखा था कि वीट के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, इसी प्रकार चावल यानी राइस के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल जो है वो लीडिंग या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस का। तो अगर हम राइस के प्रोड्यूसर का ऑर्डर देखें तो अभी ये इकोनॉमिक सर्वे की लेटेस्ट डेटा के अनुसार नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे हमारा वेस्ट बंगाल है, दूसरे पे हमारा वही उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे आता है पंजाब। तो उत्तर प्रदेश जो कि वीट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे था, चावल के प्रोडक्शन में सेकंड प्लेस पर है, और वेस्ट बंगाल जो है वो क्या है? फर्स्ट प्लेस पे है। दोस्तों, इसका एक रीज़न ये है कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे गंगा, वो सुंदरबन डेल्टा वाला जो एलुवियल सॉइल है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्लस साउथ वेस्ट मानसून की जो बे ऑफ बंगाल वाली शाखा है वो वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी मात्रा में बारिश कराती है। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो चावल है वो 3 सीजन में ग्रो किया जाता है। सो इट बिकम्स द मेन रीजन फॉर द इट बिकम्स द मेन रीजन दैट वेस्ट बंगाल बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया इज वेस्ट बंगाल। उसके बाद है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम लोग नील हरित शैवाल हिंदी में बोला जाता है, ये क्या करता है? एज अ बायो फर्टिलाइजर वर्क करता है। तो किस क्रॉप के लिए वर्क करता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो राइस क्रॉप के लिए एक बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली में अगर हम देखें कि तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये मोस्टली उन क्षेत्रों में पाया जाता होता है जो थोड़ा वेट या स्वैम्पी एरिया होते हैं, जहाँ पे काई जमती है। ठीक है, और ये जो है एक सिंबल होता है वेट का, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और राइस के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो हम इस ट्रिक के द्वारा ये याद रख सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किस क्रॉप के लिए बायो फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करती है। उसके अलावा राइस के कुछ दूसरे बायो फर्टिलाइज़र कौन कौन से हैं? एक तो अजोला है हमारा, दूसरा है एसोपीरिलियम और तीसरा है फास्फोबैक्टीरिया। बट हमें ध्यान रखना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का नंबर 1 पे वही ज़्यादातर वही यूज होता है एज अ ग्रीन एल्गी।
उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेज मोर राइस देन वेस्टर्न कोस्ट। इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे राइस की पैदावार ज़्यादा होती है देन वेस्टर्न कोस्ट, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी रीजनिंग क्या दे रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न कोस्ट, तो ये हमें पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमारा मानसून आता है तो 1 जून को केरला के तट पे स्ट्राइक करता है और वेस्टर्न कोस्ट के जो इतने माउंटेन्स होते हैं वो उन विंड्स को ब्लॉक करते हैं और फिर वो विंड जो है पर्वतों के सारे ऊपर उठते हैं और ढेर सारी बारिश होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो रीजनिंग जो है वो गलत है। ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ ट्रू। और अगर हमें इसका एक्चुअल रीज़न जानना हो जो ए में दिया है कि ईस्ट कोस्ट जो है वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा क्यों होता है, तो उसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे क्या है कि ढेर सारे डेल्टा के फर्टाइल साइल हैं। जैसे हम देखते हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर मिलके केजी बेसिन बनाते हैं, ऐसे कावेरी बेसिन है। इवन जो कावेरी बेसिन है इट इज़ आल्सो नोन एज राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। तो ये मेन रीज़न है कि ईस्टर्न कोस्ट में चावल की पैदावार ज़्यादा क्यों होती है। उसके बाद है कि टोटल क्रॉप्ड एरिया फॉर राइस कल्टीवेशन हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट। इंडिया में ऐसा देखा गया है कि राइस के लिए जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो पिछले कई सालों से स्टैग्नेंट रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टेट्स व्हिच अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन, यानी इंडिया में जितने भी मिलियन टन का राइस का प्रोडक्शन होता है उनमें में से वो 3 या 4 स्टेट कौन से हैं जो 50% से ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग वाले 3 स्टेट होंगे, और अभी हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट है, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे है, पंजाब तीसरे नंबर पे, 4th पे आंध्र प्रदेश आता है। तो ये 4 राज्य मिलके जो भी इंडिया में टोटल राइस का प्रोडक्शन होता है उसका 50% से ज़्यादा तो इन्हीं 4 राज्यों से ही आता है, ठीक है। तो राइस प्रोडक्शन में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर देखें तो क्या होगा, वेस्ट बंगाल इज़ द फर्स्ट मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सेकंड इज़ द उत्तर प्रदेश, उसके बाद थर्ड जो है हमारा क्या है पंजाब है, 4th पे हमारा क्या है आंध्र प्रदेश पे है, और लेटेस्ट डेटा है एज पर इकोनॉमिक सर्वे उड़ीसा जो है 5th पे आता है। हमें बस इन 3 को ज़्यादा ज़रूर याद रखना है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। उसके बाद है कि राइस इज कल्टीवेटेड इन द एरिया हैविंग ओवर 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो राइस का प्रोडक्शन है वो मोस्टली किस एरिया में होता है, मतलब कि ऐसे किस एरिया में होता है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पे रेनफॉल मिनिमम कितना होना चाहिए। तो जो भी राइस का कल्टीवेशन है वो उस एरिया में किया जाता है जहाँ पे एनुअल जो रेनफॉल है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर के आसपास या उससे ज़्यादा हो। आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल वाली जो मानसून की शाखा है उससे बारिश होती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो भी हमारे गंगा यमुना का जो डेल्टा प्लेन है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है वहाँ भी रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो अगर हमें राइस का कल्टीवेशन विदाउट एरीगेशन करना है तो वहाँ पे उस एरिया में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल वाला क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद है कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन। तो दोस्तों चाहे हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन हो चाहे नॉर्मल राइस कल्टीवेशन हो, उत्तर प्रदेश में राइस कल्टीवेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया आता है। यानी उत्तर प्रदेश में जो चावल की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर किया जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश में की जाती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 2 लेग्यूम क्रॉप्स दिए हैं, एक तो मूंग और दूसरा उड़द। तो मूंग एंड उड़द क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन इरीगेटेड एरिया ड्यूरिंग जायद। तो आता है कि कौन से 2 दाल हैं जिनको जायद सीजन में यानी अप्रैल मई जून वाले सीजन में जायद सीजन में इरीगेटेड एरिया में बोया जाता है, तो मूंग एंड उड़द। उसके बाद यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चन के करेक्ट स्टेटमेंट को मर्ज किया है, जैसे एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज लार्जेस्ट। अगर हम इंडिया में जितने भी
क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, अगर हम उन क्रॉप का एरिया वाइज देखें कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है कौन सा क्रॉप लेता है, तो वो कौन सा लेता है, राइस लेता है। उसके बाद है कॉटन के अंतर्गत जो एरिया है कल्टीवेशन का वो शुगर केन से भी ज़्यादा है, यानी कॉटन जो है वो शुगर केन से ज़्यादा एरिया पे बोई जाती है। और ऑयल सीड के अंतर्गत जो एरिया है वो ज्वार से ज़्यादा है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस टाइम से आया था, तो मे बी स्टेट में भी रिपीट हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो राइस है वो सबसे ज़्यादा क्रॉप एरिया को लेके बैठा है। उसके बाद जो कॉटन है उसके अंतर्गत जो एरिया शुगर केन से ज़्यादा है, और ऑयल सीड का एरिया जो है वो ज्वार से ज़्यादा है। अब यहाँ पे आता है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कि कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स के बारे में कई सारे हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। जैसे एक अगर हम देखें कि फर्स्ट तो ये है कि कैश क्रॉप होते क्या हैं दोस्तों, कोई भी ऐसा क्रॉप या कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप कहलाता है जिसका मेन जो इंटेंशन होता है वो मार्केट में सेल होता है रेदर देन ईटिंग पर्पज। जैसे अगर हम टोबैको की बात करें तो टोबैको कोई किसान अपने खाने के लिए नहीं उगाता, वो मार्केट में बेचने के लिए उगाता है। शुगर केन हो गया, तो शुगर केन कोई किसान चीनी की आवश्यकता के लिए नहीं बनाता, बल्कि चीनी तो वो मार्केट से खरीदता है। वो शुगर केन का मेन पर्पज़ क्या होता है कि वो पर्ची कटा देता है और फिर उसको पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कॉटन होता है। तो ये सारे क्रॉप जो होते हैं वो कैश क्रॉप्स होते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन, इंडिया का वो एरिया जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से एरिया हैं ये। तो दोस्तों ये एरिया है हमारा, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, दूसरा वेस्टर्न एरिया है। हम देखते हैं कि जो कॉटन का कल्टीवेशन होता है ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। तो इंडिया का जो वेस्टर्न और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न वाला क्षेत्र है वहाँ पे ही जो कॉटन का है वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन है, ठीक है। और कितना है ये टोटल है कॉटन जो है वो टोटल जितने भी एरिया पे इंडिया में खेती की जाती है उसके 6% एरिया पे जो है कॉटन की खेती की जाती है। दूसरा क्या है कि 75% कॉटन जो है किन 4 राज्यों से आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा। उसके बाद है हमारा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया, इंडिया में कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। तो दोस्तों इंडिया में कॉटन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब महाराष्ट्र था, लेकिन अगर हम 2022-23 की डेटा देखें गवर्नमेंट का तो गुजरात हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, और महाराष्ट्र जो है अपना दूसरे नंबर पे आ गया है। तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना ये टॉप 3 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इन इंडिया एज पर द 2020 एंड 2023 डेटा। उसके बाद है कि उज्जैन एंड शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी आर नोन एज वाइट गोल्ड ड्यू टू द कॉटन कल्टीवेशन। एमपी के जो मालवा प्लेटू के उज्जैन और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है इनको वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन होता है एंड कॉटन इज नोन एज वाइट गोल्ड। कॉटन को किस नाम से जाना जाता है, तो वाइट गोल्ड। तो ऐसा कौन सा क्रॉप है जो वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारा कॉटन है। उसके बाद है तमिलनाडु है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कई बार कि इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं। तो तमिलनाडु हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे फिर कई सारे क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है इन करेक्ट स्टेटमेंट, जैसे इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जो कॉटन प्लांट है इंडिया जो है उसका ओरिजिनल होम है, यानी हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदा के टाइम से ही कॉटन का कल्टीवेशन होता चला आ रहा है। सो इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। उसके बाद है इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने हाइब्रिड कॉटन वैरायटी को क्या किया है, प्रोडक्शन को स्टार्ट किया है, इंक्रीज किया है।
डेवलप किया है हाइब्रिड कॉटन वैरायटी का, जिसके कारण प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इन्हांस हुआ है। उसके बाद है कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। दोस्तों ये जो कॉटन का फाइबर होता है जनरली, जिसको हम लोग टेक्सटाइल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, ये किससे बनाया जाता है? तो कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। हम देखते हैं ना कॉटन का जो सीड होता है, अगर आपने कभी भी कॉटन के खेत में या कॉटन के पेड़ को देखा होगा तो एक्चुअल में जो सीड होता है उसमें वाइट जो फाइबर होते हैं वो ड्राइव किए जाते हैं। तो कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। उसके बाद है कि कुछ फाइबर क्रॉप्स हैं, उनके एग्जांपल कौन कौन से, इनमें से कौन कौन से जो है फाइबर क्रॉप्स हैं? तो ये सारे क्रॉप जो हैं वो फाइबर क्रॉप के एग्जांपल हैं। कॉटन से हमें पता है कि वाइट फाइबर मिलता है, जूट से हमें पता है कि गोल्डन टाइप का फाइबर मिलता है, एंड सन हेम्प जो होता है, सन हेम्प से भी हमें फाइबर मिलता है। जनरली हम लोग एक गाँव में नाम होता है जिसको सुतली या पटुआ बोलते हैं, वो होता है सन हेम्प। तो फाइबर क्रॉप्स 3 हैं, कॉटन, जूट एंड सन हेम्प। उसके बाद है कि कॉटन इज रिप्लेस्ड बाय शुगर केन इन द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है वहाँ पे जनरली जो कॉटन, पहले जो चूँकि ब्लैक सॉइल के लिए जो कॉटन सॉइल, जो ब्लैक सॉइल के लिए जो कॉटन क्रॉप है वो इफेक्टिव होता है, लेकिन अब जो महाराष्ट्र का ब्लैक सॉइल वाला रीजन है वहाँ पे कॉटन की जगह शुगर केन ग्रो किया जाता है। तो इसका क्या कारण है, मेन क्या कारण है? तो इसका मेन कारण ये है कि इरिगेशन की फैसिलिटी इस एरिया में बहुत अच्छी हो गई है। तो अब यहाँ पे हम लोग, चूँकि शुगर केन के लिए अच्छी खासी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहाँ पे अब जो है शुगर केन से रिप्लेस हो गया है। तो कॉटन इज रिप्लेस्ड बाय शुगर केन इन द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ महाराष्ट्र ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन इन द रीजन एंड मोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शुगर केन की मोर प्रॉफिटेबिलिटी के कारण। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हमारा जो शुगर केन होता है, शुगर केन से जो शुगर का प्रोडक्शन होता है इसमें कॉटन के प्रोडक्शन से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तो लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, दूसरी बात क्या है कि मार्केट में डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये सब रीज़न है कि जो कॉटन की जगह शुगर केन ग्रो किया जाता है इवन इन ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं ये मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वाई शुगर केन मिल्स और कॉटन मिल्स आर शिफ्टिंग टूवर्ड द साउथ इंडिया एंड महाराष्ट्र एंड डेक्कन प्लेटू। तो उसका मेन रीज़न यही है कि एक्चुअली कि जो शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप्स, और इसको क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल या वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये जनरली अब क्या होता है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और चूँकि यहाँ पे अच्छे खासे मिल्स हैं और लेबर की प्रोडक्टिविटी भी साउथ इंडिया में ज़्यादा है। तो वही क्वेश्चन आ गया ही अब कि लेकिन अभी भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है हमारे वो नॉर्थ इंडियन स्टेट ही है। जैसे स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन। दोस्तों शुगर केन कल्टीवेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य में है? तो अपना उत्तर प्रदेश में है, एंड उत्तर प्रदेश इज आल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो सबसे ज़्यादा एरिया शुगर केन कल्टीवेशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद फिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद दिया है कि विच क्रॉप्स हैज़ लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया ऑफ इट्स नेट सोन एरिया। दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्रॉप है कि जो वो जितने क्षेत्रफल में बोया जाता है उसमें उसका जो है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इरिगेशन है, यानी किस क्रॉप को जितना बोया जाता है सबसे ज़्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी मिली हुई है। तो दोस्तों ये जो शुगर केन क्रॉप है ये जनरली उन क्षेत्रों में ही बोया जाता है जहाँ पर हमें इरिगेशन की फैसिलिटी होती है। सो यू कैन सी दैट इन शुगर केन का कल्टीवेशन जिन एरिया में होता है दे आर अप्रॉक्सीमेटली 94% एरिया में क्या होता है वो इरिगेशन की फैसिलिटी होती है। तो शुगर केन के लिए 94% जो है इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। वीट के लिए 87, राइस के लिए 60। हम जनरली जानते हैं कि राइस जो है वो मोस्टली मानसून पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 4 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी इंडिया में 4 लार्जेस्ट जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनको करेक्टली अरेंज करना था। तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश इज़ द
स्टेट विद द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोडक्शन। तो उत्तर प्रदेश में शुगर केन का या शुगर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही शुगर केन के अंतर्गत लार्जेस्ट एरिया है। तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद क्या होता है, महाराष्ट्र जो है सेकंड प्लेस पे आता है शुगर केन प्रोडक्शन में। कर्नाटका जो है तीसरे प्लेस पे आता है, गुजरात 4 पे और तमिलनाडु 5 पे। हमें अगर 5 नहीं पता है तो भी चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के 3 पता है तो हम आंसर में अरेंज इनको कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक में होता है, फिर गुजरात में और फिर लास्ट में तमिलनाडु में। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन है, चाहे शुगर हो या शुगर केन हो, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। एंड उत्तर प्रदेश इज आल्सो नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो शुगर बाउल है किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, बिकॉज हियर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर केन और शुगर इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद है कि जो मोलासेस होते हैं जिनको हम हिंदी में राब कहते हैं, तो मोलासेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। दोस्तों शुगर केन को जब क्या किया जाता है कि उसको ग्राइंड किया जाता है, उसको पीसा जाता है तो उससे रस निकलता है, और फिर उस रस को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ पे मोलासेस एक बाई प्रोडक्ट आता है। तो मोलासेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। उसके बाद है बगाजीज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर मिल्स यूज एज अ फ्यूल। दोस्तों आप जनरली अगर आप गन्ने की जूस पीते होंगे तो गन्ने को जब हम मशीन में डालते हैं तो रस निकालने के बाद जो बच जाता है उसी को हम लोग बगाजी कहते हैं, हिंदी में इसको खोइया कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब फिर सुखा के इसको हम आराम से जला सकते हैं और आग उत्पन्न कर सकते हैं। तो एज ए फ्यूल की तरह भी बगाजीज जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद है शुगर कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन एज वेल एज शुगर बीट। दोस्तों जो शुगर हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं ये एक तो शुगर केन से प्रोड्यूस होता है मोस्टली, लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्री एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे चूँकि शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप तो ये ट्रॉपिकल एरिया में ही ग्रो किया जाता है। लेकिन अगर हम टेम्परेट रीजन एंड पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी शुगर का प्रोडक्शन होता है, बट दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर बीट। दोस्तों शुगर बीट जो होता है वाइट कलर का जो शकरकंद होता है उसी के टाइप का होता है, जो जिसकी जड़ें जो होता है ज़मीन के अंदर होती है। तो शुगर बीट से भी हम लोग शुगर को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है कि सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव SSI क्या होता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि अब चूँकि यहाँ पे सस्टेनेबल लगा है तो ऑब्वियस है कि जो सीड का कॉस्ट होगा वो लो होगा, बिकॉज इफ़ द सीड कॉस्ट अगर सीड कास्ट जो है वो ज़्यादा होगा तो फिर हम उस सस्टेनेबल पर्पज़ कैसे माना जाएगा, बिकॉज द इनपुट कास्ट शुड बी लो फॉर द फार्मर्स। तो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में सीड कास्ट जो होती है वो लो होती है। उसके बाद है ड्रिप एरीगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड इफेक्टिवली। दोस्तों जो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव होता है इसमें हम पौधे के जो रूट्स होते हैं वहाँ पाइप के थ्रू बूंद बूंद करके जल को पहुँचाते हैं, जिससे एफिशिएंट इरीगेशन फैसिलिटी यूज किया जाता है जो ड्रिप इरीगेशन होता है। जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके अंतर्गत भी है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो ये इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद है स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज अवेलेबल, यानी जो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव होता है जनरली हम लोग शुगर केन को एक रो में ग्रो करते हैं फिर दूसरे रो में ग्रो करते हैं, तो इन दो रो के बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पे हम कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं जिसका जो शुगर केन से कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे कंपटीशन का मतलब क्या है, इट डजंट compete for the जो मिनरल रिसोर्सेज हैं सच एज वाटर, फर्टिलाइजर एंड अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन फास्फोरस। तो स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज आल्सो अवेलेबल हियर। उसके बाद है लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी लिमिटेड यूज होगा क्योंकि सस्टेनेबल आगे लगा ही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी मेजर की जाती होगी। ठीक है। उसके बाद है कि सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन डिक्रीजेज इफ फ्रॉस्ट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग। दोस्तों शुगर केन को प्रोडक्शन में ये तो हम जानते हैं कि ह्यूज मात्रा में वाटर की आवश्यकता होती है, लेकिन शुगर केन क्रॉप जब ग्रो कर रही होती है यानी जब राइपनिंग कर रही होती है तो उसमें क्या होता है कि
एक्चुअली वो जो जल होता है वाटर को ही वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके और उसका जो रस जो होता है वो बन रहा होता है, यानी सुक्रोज का कंटेंट बन रहा होता है, ठीक है, उसका जो पॉलीमर होता है। लेकिन अगर उस समय फ्रॉस्ट हो जाता है तो ये क्या करता है कि उनके पत्तों पर जम जाता है और जिससे जो है ट्रांसपिरेशन और दूसरी जो फैसिलिटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसके कारण जो सुक्रोज का कंटेंट है वो भी डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। तो सुक्रोज कंटेंट जो है इन शुगर केन डिक्रीज इफ द फ्रॉस्ट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग ऑफ शुगर केन। उसके बाद है कि शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप प्लांट। शुगर केन जो है एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट का मतलब क्या है, इट इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया मीन्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो शुगर केन अगर ट्रॉपिकल प्लांट है तो इसके टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता होती है, 20 to 26 डिग्री टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है और रेनफॉल जो है 150 सेंटीमीटर एंड अबव इतनी, ये जो है ये इट इज़ अ आइडियल कंडीशन फॉर शुगर केन कल्टीवेशन। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो पूरे वर्ल्ड वाइज अगर हम बात देखें शुगर केन की, दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है पर मे बी यहाँ पे घटना चक्र में इंक्लूड हो गया था, पर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी आएगा। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एज पर द लेटेस्ट डेटा 2020 एंड 2022 एंड 2023। तो ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आप शुगर केन का। सेकंड पे अपना इंडिया आता है और थर्ड पे थाईलैंड आता है। उसके बाद एक यूपीपीसीएस और उत्तर प्रदेश आयोग के में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको 3-4 क्वेश्चन को मैंने एक में ही मर्ज किया है और एक बनाया है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द शुगर केन इंडस्ट्री। जो शुगर केन इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट क्या है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शुगर का जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय ब्राज़ील वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। यहाँ पे शुगर के नहीं शुगर की बात हो रही, लेकिन अगर हम 2023-24 का डेटा देखें तो इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। सेकेंड क्या है कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। ये तो हमेशा से रहा है और अभी भी है कि इंडिया जो है, इवन जब चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा थी तो उस समय भी इंडिया जो था वो शुगर का बिगेस्ट कंज्यूमर था। तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। थर्ड क्या है कि शुगर इंडस्ट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन इन इंडिया। दोस्तों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिनमें फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस को अप्लाई करके एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर का जो क्रॉप होता है उसको उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो जनरली हम जानते हैं कि कॉटन से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, उसी तरीके से शुगर केन से हमारी जो है वो शुगर इंडस्ट्री चलती है, जो अदर टाइप के स्वीटनिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाया जाता है। तो एग्रो बेस्ड अगर इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन नंबर 1 पे आता है और दूसरे प्लेस पे क्या आता है, शुगर आता है। तो यही पूछा था कि विच इंडस्ट्री द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो दैट इज शुगर इंडस्ट्री। उसके बाद है इंडिया अकाउंट्स फॉर 15.8% ऑफ टोटल शुगर प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितना भी शुगर का प्रोडक्शन होता है, इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 16%, इट मीन्स एग्जैक्टली कितना है 15.8% जो है वो टोटल शुगर प्रोडक्शन का इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद है कि शक्कर नगर इज एन इम्पॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग सेंटर किस राज्य में है। तो ये कई बार कन्फ्यूजन होता है कि उत्तर प्रदेश में है, बट इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, जो कि 4th नंबर पे आता है शुगर प्रोडक्शन में। तो शक्कर नगर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन कि फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया कब इस्टेब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया कब आई थी, 1903 में आई थी। कहाँ पे आई थी, प्रतापपुर में आई थी। ये जो हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फर्स्ट शुगर मिल इंडिया की लगाई गई थी 1903 में। और ये हमें पता है कि ये तराई वाला क्षेत्र है और तराई वाले क्षेत्र में शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो अच्छी मात्रा में होता है। तो फर्स्ट शुगर केन मिल कहाँ पे थी, प्रतापनगर इन देवरिया उत्तर प्रदेश। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन। अब यही जो मैं अभी आपको बताया था कि मेंस में जो क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि जो शुगर केन इंडस्ट्री है वो नॉर्थ टू साउथ शिफ्ट हो रही है।
दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशनल शिफ्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसका क्या है कि एक तो पर एकड़ जो यील्ड है यानी पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है वो साउथ इंडिया में हायर है। दोस्तों इसका मेन रीज़न ये है कि साउथ इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल पार्ट में आता है। हमें पता होगा कि इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली मिड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है जो कि 8 स्टेट को कवर करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है और उधर जो है वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ट्रॉपिकल क्रॉप जो है जनरली साउथ इंडिया में वो इन्वायरमेंट होता है कि हाई ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होता है और अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो जाती है। तो दैट्स द फर्स्ट रीजन दैट शुगर केन इंडस्ट्री शिफ्टिंग टुवर्ड द साउथ। तो पर एकड़ हायर यील्ड ऑफ शुगर केन इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड क्या है कि हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन। दोस्तों जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल होगा और टेम्परेचर अच्छी मात्रा में होगा तो ऑब्वियस है कि फोटोसिंथेसिस अच्छी मात्रा में होगा तो कार्बोहाइड्रेट और उसके पॉलीमर सुक्रोज बनेंगे। तो साउथ इंडिया में चूँकि ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो ऑब्वियस है कि साउथ इंडिया में जो सुक्रोज के कंटेंट होते हैं वो हायर होते हैं इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। और हमने अगर कभी भी गन्ने को ध्यान से देखा होगा तो साउथ इंडिया के जो गन्ने होते हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर के और खूब मोटे मोटे होते हैं क्योंकि उनमें सुक्रोज कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और नॉर्थ इंडिया के जो गन्ने होते हैं बिल्कुल पतले पतले होते हैं और ब्लैक कलर के नहीं होते हैं। थर्ड रीजन क्या है, लॉन्गर क्रस्टिंग सीजन। ठीक है दोस्तों, जो ट्रॉपिकल कंट्री होगी वहाँ पे जो क्रशिंग सीजन है यानी गन्ने की जो पेराई होती है उसका ज़्यादा समय मिलता है क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र है। जबकि नॉर्थ इंडिया में आप देखते हो ऐसा माना जाता है कि शुगर केन इंडस्ट्री या सीजनल इंडस्ट्री। आप देखते हो कि चीनी मिल जो होती है 4-5 मंथ के लिए ही ओपन होती है और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है एंड रेस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो मिल बंद होती है और लोगों को दूसरी जगह रोजगार की तलाश होती है। तो कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी सिटीज़ में। ये कोविड के दौरान भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था। तो उसका मेन रीज़न ये है कि नॉर्थ इंडिया में चूँकि सीजनल कांस्टेंट होता है, नॉर्थ इंडिया में जो है वो सीजन का एकदम क्लियर और डिस्टिंक्ट डिवीजन है कि समर है, विंटर है एंड मानसून है। जबकि साउथ इंडिया में चूँकि जो साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से घिरा है तो सी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो आता है। मॉडरेटिंग इफेक्ट मतलब ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हार्श होगी और ना बहुत ज़्यादा ठंडी हार्श होगी, तो इसलिए लॉन्गर क्रशिंग सीजन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये 3 जो है मेजर रीजन है वाई शुगर केन इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद है कि ब्रीडिंग वर्क ऑन शुगर केन इज बीइंग डन इन कोयम्बटूर। दोस्तों ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो शुगर केन होता है उसके जो जीन में जेनेटिकल चेंज होते हैं यानी जो ब्रीडिंग का वर्क होता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो वो कोयम्बटूर में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोयम्बटूर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट SBRI। तो क्वेश्चन ऐसे आता है या तो पूछता है कि शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वह है हमारा कोयम्बटूर। या ऐसे पूछता है कि जो ब्रीडिंग वर्क या जेनेटिक वर्क ऑन शुगर केन है वो कहाँ पे किया जाता है, तो वो दोस्तों कोयम्बटूर में किया जाता है। और इसको याद करने का न्यूमोनिक्स ये है कि कोयम्बटूर में जो जनरली हम लोग COIMB देखते हैं तो कंबाइन करना है, तो कंबाइन का मतलब क्या होता है, ब्रीड करना, जीन्स को कंबाइन करना। तो ये कोयम्बटूर में है, तो मे बी ये जो है हेल्पफुल हो सकता है हमें याद रखने में। तो कोयम्बटूर इज़ द प्लेस। उसके बाद है कि शुगर केन सीड्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो वही सेम क्वेश्चन है। शुगर केन सीड्स आर प्रोड्यूस इन SBRI यानी शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। उसके बाद है अदसाली शुगर केन। दोस्तों अदसाली शुगर केन जो है वो एक शुगर केन का एक वेरिएंट है यानी उस क्रॉप की एक वैरायटी है। ये जनरली 18 मंथ लेता है टू राइपन, पकने के लिए। ये BPSC का में भी क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर अगर याद रख सकते हैं कि अदसाली शुगर केन जो है टेक्स 18 मंथ टू गेट राइपन। उसके बाद है कि CO.1148 ये किस क्रॉप की एक वैरायटी है, तो दोस्तों CO स्टैंड फॉर कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर
में ही SBRI है। ये कोई लॉजिक नहीं, ये मैंने एज अ ट्रिक बनाया था याद करने के लिए। तो यू मे रिमेंबर इट कि CO1148 जो है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ शुगर केन, और CO स्टैंड फॉर कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर में हमें पता है SBRI है अपना, ठीक है। उसके बाद है कि 4 ऑप्शन दिए हैं कि अमॉन्ग शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट एंड रेड ग्राम, इसमें जो है सबसे लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन है दोस्तों? लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब क्या है? जिसको बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है और जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हमें ऑब्वियस है कि ये जो पर्ल मिलेट, रेड ग्राम और सनफ्लावर हैं, ये सब बहुत कम वाटर की आवश्यकता होती है, बट शुगर केन नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो शुगर केन इज़ द आंसर, कि शुगर केन इज़ द क्रॉप which is least water efficient, ठीक है, because it needs maximum water टू ग्रो। तो उसमें वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुगर केन प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश इज मोर है देन महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो शुगर केन है और जो शुगर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, बट प्रोडक्टिविटी इज लेस, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस है। तो उसका रीज़न हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं कि उसका मेन रीज़न क्या है कि ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में है, ठीक है। रीज़न क्या दे रहा है इसका कि मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर। दोस्तों, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे साउथ इंडिया हो, यहाँ पे जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है बहुत अच्छे से डेवलप हो गई है, और टेक्सटाइल में, शुगर केन में, इवन इन मिल्क, इन सारे चीज़ों में, जो इवन आप गुजरात में अमूल का भी नाम सुनते होंगे, तो दीज आर कोऑपरेटिव सेक्टर्स। और ये मोस्ट प्रॉपर्ली जो है वो मोस्टली साउथ इंडिया एंड गुजरात, महाराष्ट्र में ही डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि ज़्यादातर जो शुगर फैक्ट्रीज है महाराष्ट्र में वो कोऑपरेटिव वर्क करती हैं, तो एक एफिशिएंटली वर्क करती हैं। लेकिन इज आर इज़ द रीजन फॉर ए, मतलब शुगर केन और शुगर के प्रोडक्शन यूपी में जो ज़्यादा है, यूपी में जो प्रोडक्टिविटी कम है उसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों, प्रोडक्टिविटी कम होने का रीज़न जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। मैंने बताया चूँकि ये जो है महाराष्ट्र वाला रीजन है वो एक ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ पे वाटर और सनलाइट अच्छी मात्रा में मिल जाता है, तो इसके कारण वो जो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी मात्रा में हो जाती है। दोस्तों, अब हमारा जो चैप्टर बच रहा है वो ऑयल सीड का बच रहा है, ठीक है। तो आज की जो हम क्लास है वो यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि जो ऑयल सीड है और ऑयल सीड से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर का जो मिसलेनियस वाला चैप्टर है, ये एक कंप्लीट जो है 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर चाहिए होता है इसको। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए, और अगर आपका कोई भी सजेशन है या फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।